मैं सबसे पहले आपको बता दूं, संभल की घटना कोई नहीं समझ पाया कि ये जो अदालत है उसका कितना बड़ा निर्णय है। कोर्ट कमिश्नर का जब सर्वे शुरू हुआ तो सबसे पहले मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर 19 तारीख को बताया, उसका एक इंस्टा का रील भी आप लोगों के साथ शेयर किया। संभल एक दिल्ली से 160 किलोमीटर दूर एक ऐसा जिला जहां पर बड़ी संख्या में मुस्लिम पॉपुलेशन है। इस जगह की क्या विशेषता है? गरुड़ पुराण के हिसाब से संभल में ही भगवान विष्णु के 10वें अवतार का जन्म होगा, जो कलयुग का अवतार होगा, जिसे भगवान कल्कि कहा जाता है। गरुड़ पुराण में ये बात दर्ज है। लेकिन इस संभल का बाबर से क्या कनेक्शन है? वही बाबर जिसने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के मंदिर को तोड़ा था। उस बाबर के सेनापति हिंदू बेग ने संभल के अंदर क्या किया था, उससे जुड़ी थोड़ी सी बात बताने जा रहा हूं। बाद में मैं इसका पूरा वीडियो बनाऊंगा। लेकिन हाँ, ये दावा किया जाता है कि बाबर के सेनापति हिंदू बेग ने वहां पर इसी कल्कि भगवान यानी हरिहर मंदिर को तोड़कर वहां पर शाही जामा मस्जिद बनवाई। ये शाही मस्जिद, जामा मस्जिद आज भी फंक्शनल है। और आज इसमें ये हिंदू पक्ष की या मुस्लिम पक्ष की, इस पर कोर्ट कमिश्नर सर्वे शुरू हो चुका है। कोर्ट ने में ये मामला गया, दस्तावेज दिए गए। विष्णु शंकर जैन जो ऐसे तमाम मामलों में हिंदू पक्ष के वकील हैं, उन्होंने ही ये मामला दाखिल किया है। उसके बाद कोर्ट कमिश्नर का सर्वे ऑर्डर हुआ और तुरंत पुलिस की बड़ी मौजूदगी के बीच हरिहर मंदिर का कोर्ट कमिश्नर सर्वे शुरू हो चुका है। 19 तारीख को ही मैंने आपको बता दिया था कि हरिहर मंदिर या कल्कि मंदिर, इसका सर्वे शुरू हो चुका है। इसे शाही मस्जिद के नाम से संभल के अंदर जाना जाता है। और ये एक एएसआई प्रोटेक्टेड जगह थी, लेकिन एएसआई के प्रोटेक्शन से ये जगह कैसे बाहर निकली, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। तो बाबर ने 3 मस्जिद तामील की यहाँ पर। एक अयोध्या में बाबरी मस्जिद तामील की उन्होंने अयोध्या में श्री राम के मंदिर को गिराया, जिसके बाद में सबूत सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया हम सब लोग जानते हैं। लेकिन अब यहाँ पे मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, क्या समझाना चाहता हूँ। संभल में जो पहला एडवोकेट कमिश्नर का सर्वे है वो हो जाता है। ये कब होता है? 19 तारीख को। और 19 तारीख को ही मैंने तस्वीरों के साथ इसको पूरा बताया, समझाया। देखिए, संभल में भी एडवोकेट कमिश्नर का सर्वे शुरू हो चुका है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जब तक अयोध्या, मथुरा, काशी में हम समाधान तक नहीं पहुंच जाते, तब तक शायद इस पिटिशन को लाने का कोई मतलब नहीं था। जब ये परिस्थितियां हुई हैं तब इस पिटिशन को लाया गया है। क्या ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप के दायरे में आता है? मुस्लिम समाज यही कहेगा, लेकिन मेरा मानना है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप के दायरे में ये आता ही नहीं है। और हरिहर मंदिर किसने कहा सबसे पहले हरिहर मंदिर को गिराया जाए? बाबर ने। मुगल शासकों का जो पूरा का पूरा इतिहास है उसमें लिखा गया है कि सन लगभग 1529 में मंदिर को गिराकर, हरिहर मंदिर को गिराकर इस मस्जिद को तामील कराया। इसे बाबरी मस्जिद या संभल की शाही मस्जिद कहा जाता है। तो मैंने आपको एक खबर कब बताई? 19 तारीख को मैंने आपको एक खबर बताई और विस्तार में इसकी सूचना दी। और जो कमिश्नर का सर्वे हो रहा था वहां पर भी उपद्रवियों ने उस दिन तो कुछ नहीं किया, लेकिन अगले दिन क्या था? मेरे ख्याल से जुम्मा था। 19 के बाद जो जुम्मा आया उस दिन वहां तकरीरें करी गई। अब एडवोकेट जो इनके शाही मस्जिद के एडवोकेट है जफर साहब, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह की तकरीरें ना होती। अब क्या हुआ संभल के अंदर, ये मैं आपको समझाता हूँ। हुआ ये कि संडे को एक एडवोकेट कमिश्नर का सर्वे डिसाइड हुआ। 6:30 बजे सभी पक्षों को सीओ के पास पहुंचने को कहा गया। इसकी बाकायदा सूचना, और ये सूचना सार्वजनिक सोशल मीडिया पर उपलब्ध है कि मुस्लिम पक्ष को सही समय पर, और जब ये डिसाइड हुआ कि एक बार फिर से सर्वे करना है, तब ये सूचना दी गई और वो भी सर्वे को राजी हुए। तमाम लोग सीओ के पास पहुंचते हैं, जिसमें विष्णु शंकर जैन शामिल होते हैं, बाकी के पिटिशनर्स होते हैं, और साथ ही साथ जो है लोकल पिटिशनर्स होते हैं, और उनके साथ जो है मुस्लिम पक्ष के जो वकील हैं वो भी वहां पर मौजूद होते हैं। सर्वे का काम शुरू होता है। अब देखिए प्लानिंग, प्लानिंग ये होती है, आपको एक नई प्लानिंग देखने को मिलेगी। आजकल इस तरह की जितने भी आंदोलन होते हैं, और अगर आप संभल को जानते हैं, मैं कई बार संभल गया हूँ, उस मस्जिद को भी जानता हूँ, उस इलाके को देखा हुआ है, तो 3 तरफ से उसके लिए रास्ते आते हैं। उन तीनों तरफ पर भीड़ का इंतजाम कर दिया गया था। अब आप बोलेंगे भीड़ का इंतजाम ऐसे होता है क्या? होता है सर।
जब भीड़ अपने मुंह पर मुखौटे लगाकर आ जाए, जब भीड़ अपने मुंह पर मुखौटे लगा ले और उसके बाद पत्थरबाजी शुरू करे, पुलिस की गाड़ियों को जलाना शुरू करे, तब ऐसा होता है। और अफ़वाह किस बात की उड़ाई गई? अफ़वाह इस बात की उड़ाई गई कि मस्जिद के अंदर खुदाई हो रही है और थोड़ी देर के लिए सीवर से कुछ पानी निकला था, कुछ धुला होगा, क्या हुआ होगा, उसके डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा। तो सीवर के इस जो भाग था, वहाँ से कुछ पानी निकला, अफ़वाह उड़ी, अफ़वाह उड़ने के बाद जो है लोग आ गए सड़कों के ऊपर, मजहबी नारे लगने लगे, पत्थर चलने लगे। पुलिस वालों ने कहा कि भैया आप बस चक्कर में पड़कर अपने भविष्य को मत खराब कीजिए। पुलिस वालों ने बार-बार लोगों को समझाया, नहीं माने। आप अपने घर चले आओ, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के वास्ते। मैं बहुत गुजारिश करता हूँ आप लोगों से, अल्लाह के रास्ते घर चले आओ। आपकी बात नहीं सुनेगी। क्या भाई मस्जिद उनकी नहीं है। मेरा मोबाइल दे देना, हो गया होगा आपको, सर्वे भी हो गया यार। चले सब कुछ फुटेज में है। अब पत्थर कहाँ से आए और पत्थर कैसे इकट्ठे किए गए? ड्रोन से शूटिंग हुई थी बकायदा 2 दिनों, घरों में पत्थर रखने को देखा जा रहा था, लेकिन जिन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया वो लोकल साइट पर कंस्ट्रक्शन की ईंटें थी, लेकिन उनको भी आधा तोड़ा गया, उनको भी आधा तोड़ के फेंका गया ताकि दूर तक फेंका जा सके। छत से पथराव हो रहा था। पुलिस के अधिकारियों ने, एसपी ने बताया है कि 4 लोग इस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट में मारे गए और मैं कहता हूं कि एक भी व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन वो कौन लोग थे जो इन 3 गलियों में आकर जो कोर्ट कमिश्नर की सर्वे टीम थी उसको घेरना चाहते थे, उसके ऊपर हमला करना चाहते थे। मैं यहां तक आरोप लगाऊंगा ये हमला करने का प्लान था। कौन लोग थे जो इतने सारे लोगों को गलियों से एक साथ ले आए? अब किस बात का डर है? अगर किसी को किसी बात का डर नहीं है तो मस्जिद के आसपास का इलाका खाली क्यों हो गया? सब अपने रिश्तेदारों के घरों में क्यों भाग गए? 25 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है और सांसद महोदय बर्ग साहब पर और एक विधायक के बेटे उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज की गई है। अब वर्ग साहब कह रहे हैं कि भाई मैं तो था ही नहीं, मैं तो बैंगलोर में था, लेकिन उससे पहले जुम्मे के दिन आप एक बड़ी भड़काऊ तकरीर करके आए थे ना, उसने माहौल सेट किया ना। आपने कहा जल्दबाजी का फैसला, और सभी जितने भी बड़े बड़े मुसलमानों का वोट चाहने वाले लोग हैं वो बोल रहे हैं कि इतने जल्दबाजी में सर्वे कराने की क्या जरूरत थी। अब सुबोध चौरसिया ये वाकई सवाल उठा रहे हैं कि अगर कोर्ट किसी बात का ऑर्डर देता है तो कोर्ट के ऑर्डर के बाद इस काम पर व्यवधान किस तरीके से डाला जाए, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। तो ये व्यवधान प्लानिंग के साथ डाला गया, दूसरे दिन डाली गया, जानबूझकर अफवाह फैलाई गई कि मस्जिद के अंदर खुदाई हो रही है, ऐसा हुआ ही नहीं। और उसके बाद जो है आनंद फानंद में सर्वे तो पूरा हुआ, लेकिन आसपास का माहौल आप देख सकते थे, ईंट पत्थर चल चुके थे, गोलियां चल चुकी थी। मैं आपको ये भी बता दूं कि पुलिस का जो 4 लोग मारे गए हैं उन पर क्या वर्जन है। पुलिस का वर्जन क्या है, मैं फिर कह रहा हूं कि एक भी इंसान मारा जाए वो तकलीफ देह होता है और इस तरह की स्थितियों में तो बिल्कुल नहीं। लेकिन पुलिस का वर्जन ये है कि जो 4 लड़के मारे गए हैं इस पूरी की पूरी हिंसा के दौरान,
वो कम उम्र के हैं, मुझे मालूम पड़ा है, मैंने जो रिसर्च किया है उसके हिसाब से वो कम उम्र के हैं, लेकिन कम उम्र में होने के बावजूद भी वो वहां पर खड़े थे ना, उस मजहबी उन्माद का हिस्सा बने थे ना। और इसी पर मैंने कल एक ट्वीट भी लिखा है, मैं आपको वो भी पढ़ के दिखाता हूं कि मेरा ट्वीट क्या था। मेरा ट्वीट था, जिसका डर था वही हुआ, मजहबी उन्मादियों ने संभल में बाबर की आखिरी निशानी जामा मस्जिद ब्रैकेट में हरिहर मंदिर के सर्वे टीम पर पथराव कर जमकर बवाल काटा। अब सवाल उठ रहे हैं कि अचानक रविवार की सुबह 6 बजे 1000 से ज्यादा लोगों की भीड़ जामा मस्जिद कैसे पहुंच गई। इस दौरान भारी मात्रा में फेंके गए पत्थरों को देखकर लग रहा है कि यह तैयारी पहले से ही की गई थी। बचाव के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। अब इसमें कुछ गलत लिखा है? मैंने नहीं लिखा ना, जो फैक्चुअल स्थिति थी वो मैंने आपको बताया ना। ये फैक्चुअल स्थिति वहां पर थी। कहां से आ गए 1000, 1500, 2000, 5000 लोग? कैसे गलियों से निकलने लगे? क्यों मुंह पर जो है वो नकाबपोशों की तरह से कपड़ा उन्होंने लगा रखा था? किस बात के लिए पुलिस के ऊपर पत्थर बरसाए जा रहे थे? पुलिस के 20 लोग घायल हुए हैं, 20 लोग। एक फ्रैक्चर है, और जो पीआरओ है सीओ साहब के, उनके पैर के अंदर गोली लगी है। वो भी गोली जो है वो पुलिस वाली नहीं है, किसी देशी पिस्टल की गोली है। तो वहां पर ये बंदूकें कहां से आई? एक चाकू का जिक्र हो रहा है जो 2 तरफा चाकू है, जिसको 20 से पकड़ लिया जाए ना और आपकी अतड़ियों में घुसाया जाए तो उसके बाद आपके बचने के कोई चांसेस नहीं है। उसकी भी बहुत बात हो रही है, उसकी भी बहुत बातचीत हो रही है, उसके बारे में भी बात कही जा रही है। अब यहाँ पर सवाल क्या है? सवाल यहाँ पर ये है कि अब एक पूरा नैरेटिव बनाया जा रहा है, सेट किया जा रहा है कि जो सरकार है वो जानबूझकर ये करा रही है, क्योंकि 23 तारीख को रिजल्ट आए हैं, उसने चुनाव के अंदर धांधलियां की हैं। और अगर चुनाव के अंदर धांधलियां की हैं, क्या मैं इसको सच मानूं? आप पॉलिटिकल नैरेटिव के लिए तो ये बात कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई सच्चाई नजर नहीं आती। ये तमाम लोग बात करते हैं ना, हमारे मुसलमान भाई तमाम लोग बात करते हैं कि हम तो संविधान को मानते हैं, संविधान से चलते हैं। तो संविधान के तहत नियुक्त हुई एक अदालत जब एक विवादित जगह के बारे में फैसला देती है और कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति करती है, तो उसके खिलाफ साजिश क्यों? ये लोकतंत्र नहीं है, ये भीड़ तंत्र है। मैं हमेशा कहता हूं कि लोकतंत्र और भीड़ तंत्र में बहुत अंतर होता है, लेकिन अफसोस कि ये लोग भीड़ तंत्र के साथ ही अपनी हर जायज नाजायज मांग मंगवाना चाहते हैं। अभी कह रहा ना, वक्फ बोर्ड पर जल्दबाजी में फैसला लिया जा रहा है, हम दिल्ली तक कूच कर देंगे। तो सरकार ने भी कहा है कि हमने भी जो है वक्फ बोर्ड की कमेटी का जो कार्यकाल है वो संसद के सत्र के आखिरी दिन तक बढ़ा दिया है। आप आइए, संसद के सत्र के अंदर आइए, जेपीसी में इसको डिस्कस करिए, उसके बाद संसद के सामने इसकी रिपोर्ट आएगी। अब बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यहाँ पर ये है कि जो परिस्थितियां हम आज देख रहे हैं, जो परिस्थितियां संभल में आई हैं, जो परिस्थितियां संभल में बनी हैं, उसके बारे में मैंने 19 तारीख से ही बात करनी शुरू कर दी थी। और 19 तारीख से ये जो मेरी बातचीत है, मैंने संभावना इसमें व्यक्त की थी कि संकट वाली स्थिति आगे के लिए पैदा हो सकती है, और वैसा ही हुआ। ये सब प्रिडिक्टेड लाइंस पर क्यों है? आप मुझे बताइए कि पत्थर कहाँ जमा हो जाते हैं, ये पत्थर कहां से आ जाते हैं? चाहे आप दिल्ली दंगा ले लीजिए, किसी दूसरी जगह की बात ले लीजिए, ये छतों पर पत्थर रखकर क्या किया जाता है? और मैं सवाल पूछना चाहता हूं, अगर कोर्ट कमिश्नर की टीम वहां सर्वे ही करने गई थी तो सर्वे कर लाती, सर्वे करने के बाद कोर्ट के अंदर रिपोर्ट डालती। लोग अपील कर रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय इस मामले को सुने, शायद सुन भी सकता है, मुझे नहीं पता। लेकिन जो वस्तु स्थिति है वो तो समझना होगा ना कि पूरी प्लानिंग क्या है। इसमें 3 लेवल की स्ट्रेटेजी है। पहली ये कि किसी भी तरह का नुकसान पुलिस फोर्सेस को पहुंचाया जाए, उन लोगों को पहुंचाया जाए जो उनके मजहब की खिलाफत कर रहे हैं। यहाँ पर वो कोर्ट कमिश्नर की टीम है जो उनकी मजहब की खिलाफत करती हुई मस्जिद तक पहुंच गई 2-2 बार, तो उन पर गुस्सा तो लाजमी है ना। तो पहले लेवल की स्ट्रैटेजी तो ये है कि पूरे मामले में रायता फैलाओ। सबसे पहले भीड़ को लाओ, फिर उनके बीच एक अफवाह फैलाओ, अफवाह फैलाने के बाद छोटे बच्चों को आगे करो मजहब के नाम पर, मजहबी उन्माद के नाम पर, और पुलिस वालों पर पत्थर बरसाओ। और जब पुलिस पलट कर कार्रवाई करे तो बोले देखो मेरे साथ अन्याय हो रहा है। बर्ग साहब कह रहे थे ना कि मैं तो बेंगलोर में था, मैं वो था ही नहीं। लेकिन मैंने आपको बताया ना, बर्ग साहब शुक्रवार को जुम्मे के दिन एक बड़ी तकरीर दे के गए थे जो बड़ी भड़काऊ थी।
अब मैं आपको एक रिपोर्ट बताता हूं, इसका भी मैंने ट्वीट 3 दिन पहले या 4 दिन पहले किया था, जब ये पूरी बात सामने आई थी, जिसमें मैंने हरिहर मंदिर यानी इस शाही जामा मस्जिद को क्या कहा था। मैंने उनको कहा था कि ये बाबर की आखिरी निशानी है। तो मैंने क्या कहा था, ये मैं आपको एक बार फिर से याद दिलाता हूं। मैंने कहा था बाबर की आखिरी निशानी संभल की शाही मस्जिद के बारे में एएसआई की 1879, ध्यान से सुनिएगा इसको, एएसआई की 1879 की रिपोर्ट चर्चा में है। रिपोर्ट में मस्जिद की जगह हरिहर मंदिर होने के प्रमाण की पुष्टि होती है। एएसआई की रिपोर्ट 1874 से 1875 की है, जिसे 1879 में तैयार किया गया। एएसआई के तत्कालीन अधिकारी ESEL करने की इस सर्वे को लीड किया था। इस रिपोर्ट में हिंदू पक्ष के मस्जिद की जगह पर मंदिर होने के दावे को काफी बल मिलता है, ये मैंने कहा था। और मैंने 19 तारीख को क्या लिखा था, 19 तारीख को जो लिखा था वो मैं आपको बता देता हूं। ये 5 दिन पहले की बात है। ये मैंने लिखा था, संभल की शाही मस्जिद में हो रहा है कोर्ट कमिश्नर सर्वे, जामा मस्जिद की जगह भी हरिहर मंदिर होने का दावा, हिंदू पक्षी याचिका पर कोर्ट का फैसला, शाही जामा मस्जिद में सर्वे टीम पहुंची है, अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन के साथ डीएम और एसपी सहित भारी पुलिस बल तैनात है, याचिकाकर्ता केला देवी के महंत ऋषिराज गिरी को मस्जिद में प्रवेश नहीं करने दिया गया है। ये मैं आपको ट्वीट आपके सामने रख के दिखा रहा हूँ। मैं 19 तारीख से ना इस पूरे के पूरे मामले को फॉलो कर रहा हूँ। मैं जानता हूं इसकी महत्ता कितनी है। इसकी महत्ता उतनी ही है जितनी अयोध्या की है, जितनी मथुरा की है, जितनी काशी की है और जितनी संभल की है। क्योंकि संभल में भगवान हरिहर विष्णु का आखिरी अवतार होगा, ऐसा माना जाता है, ऐसा हमारे पुराणों के अंदर लिखा हुआ है, और यही इस मंदिर के टूट का कारण बना था। तो अब यहाँ तक की परिस्थिति आने के बाद अब आगे क्या होगा? अब आगे होगा कि कई याचिकाएं डाली जाएंगी। अब आप पूछेंगे कि भाई कोर्ट कमिश्नर सर्वे रुकवाने के लिए ये ऊपरी अदालत तो जा सकते थे, पिटीशन लगा सकते थे, वहां पर ये कह सकते थे कोर्ट के सामने वहां पर वो ये बात कह सकते थे। क्या बात कह सकते थे? ये कह सकते थे कि भाई आप सर्वे ऑर्डर कर दीजिए, बट सर्वे की रिपोर्ट को तामील करने के लिए अभी वक्त ना दिया जाए, हमको ऊपर के कोर्ट में अदालत में जाने का मौका दिया जाए, इतना वक्त हमको दिया जाए। ये अगर दूसरे पक्ष के, मुस्लिम पक्ष के वकील कहते तो क्या दिक्कत होती? लेकिन ये कहेंगे ना तो नैरेटिव नहीं बनेगा। ये नैरेटिव नहीं बनेगा कि मुसलमानों को सताया जा रहा है, मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, हमसे यार फिर एक मस्जिद छीनी जा रही है। ये तमाम तरह की बातचीत होगी, तमाम तरह की बातें होंगी, तमाम तरह के लोग इस पर बात करेंगे। ये संवैधानिक चीज के कामों के अंदर व्यवधान तो डाला गया ना। यहाँ पर सर्वे को रोकने की कोशिश की गई ना, सर्वे की टीम को सार्वजनिक तौर पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई ना। और मैंने आपको महत्व भी बताया, अयोध्या, मथुरा, काशी और संभल, उसका भी उतना ही महत्व है। इसी कारण इस मंदिर पर, हरिहर मंदिर पर हमला किया गया। अब संभल के अंदर हालात किस तरह के बन रहे हैं, मैं आपको तस्वीरें दिखा पाता तो शायद बेहतर होता, लेकिन आज मैं आपको तस्वीरें नहीं दिखा पा रहा हूं। छोटे छोटे बच्चे पत्थर तोड़ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे गाड़ियों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि पुलिस वालों की गाड़ियां कौन कौन सी है, ताकि उनको जलाया जा सके। पुलिस वालों की मोटर बाइक जलाई गई, गाड़ी जलाई गई, व्यापक तौर पर आगजनी की गई, पुलिस वाले समझाते रहे। अब मुझे बताइए, 3 ट्रैक्टर पत्थर, कल जब नगर पालिका को पुलिस प्रशासन ने कहा कि आप पत्थर हटाइए, तो शाम तक वो पत्थर हटाने के लिए पहुंचे, और जो सुबह तक रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से 3 ट्रैक्टर पत्थर, और उसमें ज्यादातर ईंटें जो वहां के एक मकान के कंस्ट्रक्शन के लिए करी जा रही थी, उनको पुलिस के लिए हटाना संभव नहीं था, क्योंकि वहां मकान का कंस्ट्रक्शन हो रहा था। वरना फिर ये होता कि पुलिस जो है हमारे रोजाना के काम में हस्तक्षेप कर रही है। उन पत्थरों का, उन ईंटों का इस्तेमाल किया गया, और आप संभल की गाड़ियों को इन ईंटों से पटा हुआ देख सकते हैं, पटा हुआ। आप किसी भी टेलीविजन चैनल पे चले जाइए, और मैं ये कहता हूं, ये लोकतंत्र नहीं, ये भीड़ तंत्र है। जब आप इस तरह की बयान और इस तरह की बातें करने लगे, जब आप इस नैरेटिव को चलाने लगे कि ये दंगे तो पुलिस ही करा रही है, और जब पुलिस की हर कोशिश पर आप सवाल उठाने लगे, जब सवाल उठाने लगे कि कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है, कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया है, उसके हिसाब से काम हो, कोर्ट कमिश्नर का सर्वे हो, उसमें व्यवधान पैदा किया जाए। तो कौन है ये लोग? मैं यही समझना चाहता हूं, वक्फ पर बार बार चिल्लाने वाले कौन है ये लोग? गिनती भर के चुनिंदे लोग, लेकिन हमारा यूथ गुमराह होता है और उनके पीछे चल निकलता है। किसके नाम पर? मजहबी कट्टरता के नाम पर।
और क्या वो ऐसा करके इन युवाओं का भला कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। इन पे केस होंगे, कई-कई साल जेल में पड़े रहेंगे। लेकिन चंद नेताओं का जो मकसद है कि हमको मजहबी उन्मादिता, हमारे मुस्लिम वोट बैंक को बचाने के लिए बनाए रखनी है, तो हम वो चीज़ को कर रहे हैं। हम उस चीज़ को कर रहे हैं और करने में एक सबसे सबसे खतरनाक बात मैं आपको बताऊँ, ये जो ट्रेंड चलता जा रहा है ना कि हम तो सरकार के द्वारा किसी भी लॉजिकल कदम का या सरकार के द्वारा सामाजिक सुधार के किसी भी कदम का विरोध करेंगे, वो मजहब के आधार पर, ये उन्मादी तरीका है, ये भीड़ तंत्र है, ये लोकतंत्र नहीं है। जब आप कोर्ट कमिश्नर के फैसले पर सवाल उठाकर ये कहेंगे कि आपने एकाएक सर्वे करा दिया, और झूठ तो क्या कहा गया कि मुस्लिम पक्ष को इसके बारे में बताया नहीं गया। विष्णु शंकर जैन ने अपनी पूरी की पूरी बातें यहाँ पे सार्वजनिक की हैं, यहाँ पर बताया है उन्होंने, यहाँ पर दिखाया है कि ये देखिए ये आदेश है, 6:30 बजे इनको तामील किया गया और उसके बाद वो सर्वे के अंदर मौजूद भी रहे। लेकिन उनकी तरफ से भी पुलिस ने दावा किया, अफवाह फैलाई गई। उन्होंने कहा, पहले उन्होंने कहा सदर हैं वहाँ की जामा मस्जिद के, पहले उन्होंने कहा देखिए ये गोली तो पुलिस ने मारी, फिर उन्होंने कहा मुझे पता नहीं किसने गोली मारी, फिर उन्होंने कहा देशी तमंचों से मारी। तो एक लाइव में वो आज एसएसपी साहब ने बोला है कि एक लाइव में इतने सारे हैं, एक लाइव में इतने सारे बातें कोई आदमी कहेगा, तो इसका मतलब तो ये है कि आपस का डर है, आपस का क्योंकि आपको चीजों की समझ ही नहीं है, आपको आरोप लगाना है, तो आप बेतुका कोई भी 20 रुपये का आरोप लगा दीजिए और निकल जाइए। आप कह दीजिए कि भाई सब कुछ तो पुलिस के कारण हुआ है, पुलिस ने गोली मारी जिससे लोग मर गए, पुलिस ने ही आग लगाई, ये नहीं कहा गया, क्योंकि आग लगाते हुए लोग वहां पर सार्वजनिक तौर पर दिख रहे हैं, वहां पर ड्रोन कैमरे भी हैं और भी कई सारी फुटेज है जो अवेलेबल है। हाँ, एक फुटेज को लेकर निशाना बनाया गया विष्णु शंकर जैन पे। विष्णु शंकर जैन जब कोर्ट कमिश्नर के सर्वे के से बाहर आ रहे थे और पुलिस ने एक गली में उत्पादियों को हटाकर उनका सेफ एग्जिट दिया, तो 2-4 लोग उनके साथ आ गए और उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाने शुरू किए। हमारे एक बड़े नेता साहब ने उस पर ट्वीट कर कहा, क्या उन्होंने कहा कि देखिए साहब ये है धार्मिक उन्माद। ये उन्होंने कहा कि ये है धार्मिक उन्माद इसलिए क्योंकि देखिए जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। अरे 1 घंटे, सवा घंटे, 1.5 घंटे वहां कौन से नारे लग रहे थे? वहीं यही नारा लग रहा था, नारा तकबीर, अल्लाह अकबर। इस पर किसी को आपत्ति नहीं है। इसने जय श्री राम बोल दिया, इस पर आपत्ति है, और वो भी हमारे बड़े बड़े नेताओं के। मैं नाम नहीं लूंगा, आप जाकर देख सकते हैं, टाइमलाइन पर देख सकते हैं किसने बोला, क्या बोला, कैसे बोला और किस तरह की परिस्थितियों में बोला। और वही बात है, संवैधानिक तौर पर काम हो रहे व्यवधान, जब आपको सूट करता है आप संविधान को आगे रख देते हैं, जब आपको सूट करता है आप कुरान को आगे रख देते हैं। बताइए क्या मैंने गलत कहा? और जब दोनों आपके हिसाब से नहीं हो पाता है तो आप विक्टिम कार्ड खेलने लगते हैं कि देखिए हमें परेशान किया जा रहा है, इसलिए परेशान किया जा रहा है क्योंकि हम मुसलमान हैं। वो मुसलमान का जो शाब्दिक संधि विच्छेद है ना, वो आप जानते हो, मुसल्लम हो ईमान जिसका। तो क्या ये ईमान की बात है कि आप संवैधानिक कोड के कारणों को लेकर इस तरह की परिस्थितियां पैदा करें? और मैं आपको बताऊं उन 3 गलियों में उस वक्त क्या हुआ, एकाएक लोग कहां से आए, पुलिस पर इतने पत्थर कैसे बरसाए जाने लगे, पुलिस वालों की गाड़ियों को किसने आइडेंटिफाई किया, इन युवाओं को 3 गुटों में बांटा गया और इनको 3 गलियों से भेजा गया। इसमें ज्यादातर बहुत युवा थे, छत से महिलाएं पत्थर बरसा रही थी, इसका वीडियो अवेलेबल है और उन वीडियो की पूरी तहकीकात हो रही है। पुलिस कह रही है कि हमारी गोली से एक भी जो मुस्लिम युवक है वो नहीं मरा है। इसका भी सब सामने आ जाएगा क्योंकि इसकी मजिस्ट्रेटियल जांच होगी, मजिस्ट्रेट इस पूरे मामले की जांच करेगा और मजिस्ट्रेट इस पूरे मामले की जांच करने के बाद जो है वो रिपोर्ट देगा कि असल में हुआ क्या था। और ऐसा थोड़ी है कि मामला ऐसे ही चला जाएगा, भाई कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में इसकी पूरी सुनवाई होगी, सुनवाई के बाद वाद और प्रतिवाद होगा और उसके बाद पूरी बहस होगी। अगर आपके पक्ष में सबूत है तो आप ले आइए, आप जज साहब को जो है वो बता दीजिए। एक साहब तो जज साहब की इंटीग्रिटी पे सवाल उठा रहे थे, मैं उसके अंदर नहीं जाऊंगा, उसके अंदर मैं जाना नहीं चाहता हूं, कभी उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन आप बताइए ना, ये क्या माहौल है? वक्फ नहीं चाहिए, कोर्ट कमिश्नर सर्वे करने के आदेश देता है कि क्या ये हरिहर मंदिर था, वो भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए
भाई हमारे मजहब के खिलाफ हो रहा है। मुझे बताइए, जब आक्रांताओं ने हमारे हजारों और सैकड़ों मंदिरों को तोड़ा, है ना, क्यों तोड़ा? क्योंकि वो हमें लूटना चाहते थे। हम आए, कई बार लूटा, लूट के चले गए। सोमनाथ को तोड़ा, महाकालेश्वर को तोड़ा, कई कई मंदिरों को तोड़ा। उसका और ज्यादातर का जीर्णोद्धार जो है अहिल्याबाई होलकर ने कराया। हमारे इंदौर की महारानी थी, जहां से मैंने पढ़ाई की है। और अहिल्याबाई होलकर ने सांस्कृतिक चेतना के लिए ये काम किया कि देखिए, भारत की आत्मा में शिव है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। आपने सत्यम शिव सुंदरम का गाना सुना होगा ना। मैं तो सोचता हूँ कि इतने हार्डकोर सेक्युलर लोग आ गए हैं, वो तो दूरदर्शन के लोगों का भी विरोध करते हैं जिसमें लिखा हुआ है सत्यम शिवम सुंदरम। सुप्रीम कोर्ट में भी लिखा है यथो धर्म तथा जया, जहां धर्म होगा वहीं जीत होगी। कई सारी चीजें हैं, लेकिन हम कैसे क्रांतिकारी सेक्युलरवादी बन गए, मैं इस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। आज का मुद्दा बड़ा लिमिटेड है, बड़ा सीमित है। वो है कि संभल के अंदर क्या हुआ। तो क्या हुआ, मैं इसको रिकैप कर देता हूँ। सबसे पहले युवाओं को इकट्ठा किया गया, आसपास के लोग इकट्ठे हुए, महिलाएं इकट्ठी हुई। ये जगह देखी गई कि जहां से मस्जिद की तरफ अप्रोच किया जा सकता था। उन 3 गलियों के अंदर ये तमाम लोग आए। प्लान्ड ढंग से इन्होंने पथराव शुरू किया। वहां पर निर्माण के लिए जो ईंटें आई थी उनको रातों रात तोड़ के छोटा बनाया गया। वहां पत्थर आए, कहां से आए? और आप देखेंगे ना, वहां पर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। पुलिस के पास जितने पत्थर पड़े हुए हैं, क्या पुलिस वो पत्थर वहां पे अपने पास रख के ला रही थी? क्या पुलिस के जो 20 लोग घायल हो गए, क्या उन्होंने खुद अपने आप पर निशाना साधा? जिस पीआरओ को गोली लगी है पांव के अंदर, देशी गोली लगी है जो किसी कट्टे से निकली है, वो कट्टा कहां से आया? ये 2 तरफा चाकू का क्या कॉन्सेप्ट था? क्या आप लोकतांत्रिक प्रदर्शन के लिए पत्थर, चाकू, देशी कट्टे, पेट्रोल थोड़ा थोड़ा ताकि गाड़ियों में आग लगाई जा सके, दिखाया जा रहा है वहां पर कैसे एक लड़का जो है पेट्रोल लेकर जो है पेट्रोल की टंकी खोलने की कोशिश कर रहा है, पुलिस वाले की नहीं खोल पाता। जानबूझकर पुलिस वाले की गाड़ियों को निशाना बनाया गया, उनकी मोटर बाइक्स को जलाया गया, उनकी बाकी सामान को जलाया गया। मैं स्पेसिफिक्स में यहाँ नहीं जाना चाहता हूँ। जो कोई एक वीडियो बनाएगा, एक वीडियो निकालेगा और बोलेगा देखा दीपक चौरसिया जी जो है ये क्या कर रहे हैं। लेकिन और सी योगेश जी ने बिल्कुल सही लिखा, मैं उन्हीं की बात पढ़ रहा था। नारे और पत्थरबाजी में फर्क नहीं है क्या? बिल्कुल सही बात कही आपने योगेश जी, यही तो समझ है। कुछ लोग लोकतंत्र को भीड़ तंत्र में बदलना चाहते हैं और कुछ लोग हैं जो सीधे रास्ते लोकतांत्रिक रास्तों पर चलना चाहते हैं। और ये भीड़ तंत्र में कौन लोग बदलना चाहते हैं? मैंने आज किसी नेता का नाम नहीं लिया, किसी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की, किसके क्या क्या बयान है इसके बारे में। सब यही कह रहे हैं कि यूपी सरकार ने करा है, सब यही कह रहे हैं कि यूपी सरकार जो है वो 4 लोगों की हत्या की जिम्मेदार है। सब लोग यही कह रहे हैं, सब इसी तरह का नैरेटिव, इसी तरह की बातें फैलाने की कोशिश हो रही है। लेकिन पुलिस तो वहां थी, क्योंकि कानून व्यवस्था की स्थिति संभालना पुलिस का काम था। लेकिन क्या आप नारे लगाने गए थे? नारे लगाने से सीमित थे? आपके हाथों में पत्थर क्यों थे? आपके पास देशी गन क्यों थी? आपके हाथों में 2 मुहा चाकू क्यों था? आपने क्यों पुलिस वालों को नुकसान पहुंचाया? ये भी तो देखिए कि पुलिस वालों में भी एक व्यक्ति को गोली लगी है, एक व्यक्ति का फ्रैक्चर हुआ है और 20 अन्य लोग घायल हैं पत्थरों से। क्या ऐसा चाहते हैं हम? क्या इस तरह से हमारी लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था चलेगी? क्या कोर्ट द्वारा, मैं तो कहता हूं सुप्रीम कोर्ट को इस बात का संज्ञान लिया जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में कि स्थानीय कोर्ट के एक आदेश के बाद किस तरह से मजहबी उन्माद की आंख में संभल को झोंका गया, इसकी पूरी एक इन्वेस्टिगेशन कराए सुप्रीम कोर्ट। जो लोग बोल रहे हैं ना कि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करे, सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करे, तो मैं कहता हूं सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करे, पर इस बात का करे कि संभल का माहौल किसने बिगाड़ा, इसको आइडेंटिफाई करे। कितने लोग थे, क्या थे, कैसे ये सब हुआ। आप ध्यान रखिएगा, एक बात ध्यान रखिएगा, आज मैं एक बहुत कटु सत्य आपको बता रहा हूं। वो सत्य ये है कि कौन कौन से मुस्लिम देश हैं जहां पर लोकतंत्र है। कभी सोचिएगा, इसके बारे में एक लिस्ट बनाइएगा, और जिस दिन हम मुस्लिम बहुल हो जाएंगे ना, हमारा लोकतंत्र भी खत्म हो जाएगा।